that is the liquidation of companies. This is one very small chapter in your corporate accounting, but it is very interesting and very important also from your examinations point of view. The today's topic, today's video, what I am preparing for you is only for the undergraduate students. In your undergraduation, I mean in the BCom, you are having one of your chapter that is for liquidation of companies under Companies Act, right? Under companies corporate accounting. That's your last unit is liquidation of your companies. So before I start with the topic, let me discuss a brief coverages of the entire chapter, what I will be covering in this liquidations of companies of corporate accounting. तो देख लेते हैं पहले हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है आपका ये जो चैप्टर है, देखिए हम क्या कवर करने वाले हैं इसमें। पहले तो मैं इसमें आपको इंट्रोडक्शंस ऑफ लिक्विडेशंस पे लेके चलूंगा। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप कितने तरह की होते हैं, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप में देखेंगे क्या क्या होता है, कंपलसरी होता है, फिर उसके बाद आपका वॉलंटरी होता है, किस तरीके से होती है, प्रोविजंस क्या होता है, उसमें लेके चलूंगा। देन ऑर्डर्स ऑफ पेमेंट, ये जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे ऑर्डर्स ऑफ पेमेंट क्या होता है। देन लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशंस होता क्या है, किस तरीके से कैलकुलेशंस होती है। Then liquidators final statement of affairs, final statement of affairs of liquidators, ये किस तरीके से प्रिपरेशन होता है, कौन करता है, कैसे करते हैं, इसका क्या फॉर्मेट है, क्या किस तरीके से बनेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। फिर मैं आपको बताऊंगा लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं और ये लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज के बारे में हम क्या क्या प्रोविजंस है लॉ में और इसका भी ट्रीटमेंट क्या होता है। देन फाइनली हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये क्या चीज होती है, कौन बनाता है, किस तरीके से बनता है। तो अगर आप देखेंगे पूरे इस चैप्टर को, यहाँ पे मैंने इसको कुछ 7 पार्ट में डिवाइड की हुई है, जिसमें से जो आपका ये इंट्रोडक्शंस वाला पार्ट है और ये लिक्विडेशंस टाइप्स जो है, ये आपका थ्योरी एस्पेक्ट्स के लिए है, आप इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर्स ऑफ पेमेंट भी एक तरीके से थ्योरी होता है, ये भी आपका थ्योरी एस्पेक्ट में जाएगा ऑर्डर्स ऑफ पेमेंट। लेकिन जो लिक्विडेटर्स की रेम्यूनरेशन है और लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है और लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज है, यहाँ से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन 3 जो टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा जो लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज हैं, इसको भी आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के लिए लेके चलिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कभी कभी प्रैक्टिकल्स पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशंस में। देन जो लास्ट पार्ट है वो आपका प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा सा फॉर्मेट है इसको प्रिपरेशंस करने के लिए, इसकी फॉर्मेट हम देखेंगे। तो मोस्टली जो आप लोग ग्रेजुएशंस में हैं तो आपके लिए यहाँ से प्रोफॉर्मा ही पूछा जाता है, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ से भी करवा दूंगा। तो ये पूरे अगर आप इस टॉपिक को देखोगे तो ये हमें कुछ 4 से 5 क्लास लगने वाले हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। पहले 2-3 क्लासेस हम लेंगे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, कुछ 2 क्लासेस तो लग जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उसके बाद हम आने वाले जो 3 क्लासेस रहेगा उस क्लासेस में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके देखेंगे। तो आज का ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आज का ये जो क्लासेस बन रहा है, यहाँ पे हम अभी पहले जो 2 चीज है, इंट्रोडक्शन है और टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप है, ये दोनों को कवर करूंगा। और साथ में मैं यहाँ से लिस्ट बी वाला जो कंट्रीब्यूटरीज है इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो अभी इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, पहले 3 कर लेंगे हम आज की क्लास में, फिर आने वाली क्लासेस में जो होगा बाकी हम चीजों को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन टेकअप करके देख लेंगे। ओके, अब हम ज्यादा देर नहीं करते हैं, अब हम इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं इसमें एक चीज आप देख लो, पहले होता है इंट्रोडक्शन टू लिक्विडेशंस। तो ये लिक्विडेशंस को जब मैं इंट्रोडक्शंस देना चाहता हूं तो इसमें अगर आप देखो तो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं लिक्विडेशंस होता क्या चीज है, क्या किसको लिक्विडेशंस कहते हैं। तो एक छोटा सा डेफिनेशन है मेरे पास में, मैं आपको बता देता हूं। पहले हम समझते हैं कि लिक्विडेशंस होता क्या है। ये लिक्विडेशंस जो है
हमारे पास दो एक्ट है एट प्रेजेंट। एक उसको कहते हैं हम आईबीसी 2016, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, और एक दूसरी एक्ट हमारे पास में है जो है कंपनीज एक्ट 2013। अब ये दोनों चीज एट प्रेजेंट हमारी इस जो लिक्विडेशंस का चैप्टर है उसको गवर्न कर रहे हैं। अब इसमें जो बीकॉम के सिलेबस में है, आईबीसी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो आईबीसी इस समय हम नहीं पढ़ेंगे। जो हम पढ़ने वाले हैं इस समय सॉरी जो पढ़ने वाले हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 है। उस पे क्या लिखा हुआ है लिक्विडेशंस के बारे में, जो टाइप्स ऑफ लिक्विडेशंस है, लिक्विडेशंस का डेफिनेशन है, हम वहां से पढ़ने वाले हैं। अब आईबीसी के अंदर मैं आपको नहीं लेके चलूंगा एट प्रेजेंट, बट हाँ बीच में थोड़े थोड़े आपको बता दूंगा आईबीसी में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या चीज होते हैं, थोड़ा सा वहां पे एक आपको ग्लिम्स दे दूंगा। लेकिन आईबीसी हमारे सिलेबस में नहीं है बीकॉम में, तो इस आईबीसी के अंदर नहीं चलेंगे। तो अगर आप इस लिक्विडेशंस की डेफिनेशंस में चलोगे तो लिक्विडेशंस की डेफिनेशंस में क्या लिखा हुआ है एक बार कुछ समझ लो। इसमें लिखा क्या हुआ है कि वाइंडिंग अप मींस, अच्छा वाइंडिंग अप लिखा हुआ है, लिक्विडेशंस और वाइंडिंग अप दोनों सेम चीज होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। कभी हम लिक्विडेशंस बोलते हैं, कभी हम वाइंडिंग अप बोलते हैं। तो मोस्टली कहा जाता है कि जब लिक्विडेशंस का प्रोसेस खत्म होने को होता है उसी को हम वाइंडिंग अप कहते हैं, उसका जो लास्ट वाला प्रोसीजर है उसको वाइंडिंग अप कहते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप लिक्विडेशंस देखोगे, वाइंडिंग अप देखोगे, बोथ आर सेम चीज होती है। तो इसलिए यहां पे मैं लिख रहा हूं वाइंडिंग अप मींस proceeding, it's a proceeding by which a company is dissolved। कंपनी को डिसॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है उसको वाइंडिंग अप या लिक्विडेशंस कहते हैं। तो सर आप यहां पे मुझे पूछोगे कि सर ये लिक्विडेशंस का मतलब, आप कहते हो लिक्विडेशंस का मतलब होता है कि एक प्रोसीजर है जहां पे कंपनी को डिसॉल्व किया जाता है, कंपनी को डिसॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप कहते हैं। तो इसमें होता क्या है इस लिक्विडेशंस में, देखिए क्या होता है। ये लिखता है द एसेट्स आर डिस्पोज्ड, the liabilities are paid, and the surplus, if any, is distributed among the shareholders or members in proportion to their shareholding in the company। तो इस लाइन को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग करता हूं इसका। तो अगर आप देखोगे इस लिक्विडेशंस में हम करते क्या क्या चीज है, अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं क्या करते हैं। पहली चीज, ये तो एक प्रोसेस है जिससे हम कंपनी को डिसॉल्व करने वाले हैं। डिसॉल्व करने का जो प्रोसीजर है उसको हम लिक्विडेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसमें होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर, पहली चीज क्या होता है, आपकी रियलाइजेशन ऑफ एसेट होता है। क्या होता है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट। इसका क्या मतलब होता है रियलाइजेशन ऑफ एसेट का। अच्छा लिक्विडेशन की नौबत आ क्यों रही है कंपनी के अंदर, क्यों आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि जो कंपनी है, अभी कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं वो एसेट्स से बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से कंपनी अभी इस बिजनेस को रन करने की पोजीशन में नहीं है। जैसे ही आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेस हम लोग करते हैं तो कभी ना कभी एक बैड फेज आता है किसी न किसी बिजनेस में, खराब दिन बुरे समय सबका आता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आप इस धरती के अंदर एग्जिस्टेंस में हो और आपके लिए बुरे दिन आए ही ना। तो वैसे भी एक कंपनी का भी कभी कभी बुरे वक्त आ जाता है, तो जिसमें क्या होता है कि उसकी जो एसेट्स होती हैं वो कम हो जाते हैं, उसकी जो लायबिलिटीज होती है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशंस में होता क्या है कि कंपनी को बिजनेस रन करना मुश्किल हो जाता है कि भाई हम बिजनेस नहीं रन कर पाएंगे ना। तो इसमें होता क्या है कि हमारा जो एसेट्स है वो कम हो चुका है, लायबिलिटीज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो अब कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता, अभी हमें कंपनी को लिक्विडेट करना है। अब लिक्विडेट करने का मतलब क्या होता है, भाई कोई क्रेडिटर्स है जिसको आपने अभी पेमेंट नहीं दिया, लायबिलिटी बढ़ चुका है आपका, वो रोज आके आपके सामने खड़ा रहता है दरवाजे में, पैसा मांगता है, मुझे मेरा पैसा दे दो, मुझे मेरा पैसा दे दो। अब मेरा धंधा चल नहीं रहा, बिजनेस बन नहीं रहा है, रेवेन्यू आ नहीं रही है, कहां से लाके पैसे दो। तो इसलिए क्या करती है कंपनी की, वहां पे एक कंडीशन बनता है, इस एक सिचुएशन बन जाता है, उसमें आपको आपकी जो एसेट्स होती हैं उनको बेचना पड़ता है।
एसेट्स को मोनेटाइज करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, उसका भी फर्दर आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले सिर्फ अभी इसको मतलब समझते हैं। तो एसेट को रियलाइज किया जाता है, एसेट को सेल किया जाता है, सेल करके उसमें से पैसे लाया जाता है कंपनी के अंदर, क्योंकि भाई हम नॉर्मल बिजनेस करके तो पैसे ला नहीं पा रहे, कलेक्शंस तो हो नहीं पा रहा, डेटर्स पैसा दे नहीं रहा, हम क्या करें? तो जो एसेट्स हैं उनको ही सेल करने वाले हैं। अब एसेट सेल कर दिया, पैसा आ गया। अब वो कहता है पैसे जब आ गया तो क्या करते हो, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दो। सपोज मैंने एक एसेट्स बेच ली, मेरी एसेट्स का वैल्यू होता है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज। अब 50,000 रुपए मैंने एसेट्स को बेच के रियलाइज कर लिया। अब इसके अगेंस्ट में कोई क्रेडिटर्स आके रोज मेरे सर पे खड़ा रहता था, उसका 20,000 रुपए का लायबिलिटीज था, तो उसकी ये 20,000 रुपए मैं इस 50,000 में से पे कर दूंगा। बचा कितना, 30,000 रुपए। अब कंपनी देखो क्या कहता है, ये जो डेफिनेशन क्या कहता है, अगर कोई सरप्लस है, इफ देयर एनी सरप्लस आफ्टर पेइंग ऑफ द लायबिलिटीज, तो उस लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, जो हमारे मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर शेयर होल्डिंग्स प्रोपोर्शन। उनके जितने शेयर होल्डर्स का जो भी प्रोपोर्शन है, उस प्रोपोर्शन में जो बैलेंस बचा हुआ पैसा होता है उसको हम कर देते हैं। तो ये तो हो गया भैया एक सिंपल सा मीनिंग, लिक्विडेशंस का क्या मतलब होता है, किस तरीके से हम इसको करते हैं। लेकिन क्या इतने आसान है इसको करना? कंपनी की एसेट्स को बेचना क्या इतना आसान है? आपको पता होगा, मैं आपको प्रैक्टिकल सा एग्जांपल बताता हूं। जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशंस पे चली जाती है ना, जब भी उसका लायबिलिटीज ज्यादा हो जाता है, उसकी एसेट्स वैल्यू गिर रहा होता है मार्केट में से, उसके पास बिजनेस नहीं आ रहा होता है, ये बड़े डिफिकल्ट सिचुएशंस होते हैं। जब आप मार्केट में आपकी एसेट्स को बेचने जाओगे, अब आपका एसेट्स कोई क्यों खरीदेगा? पुराना एसेट्स है, यूज्ड एसेट्स है, कोई क्यों खरीदेगा? तो इतनी आसानी से बिकती नहीं है चीजें। एसेट्स को बेचने के लिए काफी टाइम लग जाता है। अब एसेट्स की वैल्यूएशन क्या होगी? क्या जो आप वैल्यू बता रहे हो क्या इतना आसान है? आपने बोल दिया मेरे एसेट्स का वैल्यू 50,000 रुपए है, क्या वो 50,000 की वाकई में है? क्या इसका वैल्यू 25,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है? इसमें कई सारे आर्गुमेंट्स हो सकते थे। तो इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए, ये सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, एक कंपनी को बाहर निकालने के लिए इन दिक्कतों में से हमने एक कंपनी में एक प्रोविजंस बनाई, कंपनी लॉ के अंदर एक प्रोविजंस बनी है जिसको हम कहते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के नाम पे हमारे कुछ प्रोविजंस बनाया गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप इस सेक्शंस के अंदर जाओगे, जो लिक्विडेशंस के जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं इस सेक्शंस के अंदर आप जाओगे, तो ये जो पूरा काम होता है, ये जो कंपनी की एसेट्स को बेचना होता है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होता है, इसके लिए कि प्रोफेशनल्स को हायर की जाती है। कोई एक नॉलेजेबल पर्सन होती है, कोई एक प्रोफेशनल्स होते हैं इसके लिए, जिनको हायर किया जाता है। उन प्रोफेशनल पर्संस को कहते हैं लिक्विडेटर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, उन प्रोफेशनल्स को क्या कहते हैं, लिक्विडेटर। अच्छा, अब ये लिक्विडेटर क्या होते हैं कि इनके पास एडिक्वेट नॉलेज होती है इन कंपनीज को लिक्विडेट करने के लिए, एसेट्स को बेचने के लिए, एसेट्स की वैल्यूएशंस क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, ये लिक्विडेटर्स के पास एडिक्वेट नॉलेज होता है। अभी लिक्विडेटर्स का क्वालिफिकेशन क्या होता है, कहां से आते हैं लिक्विडेटर्स? ठीक है, अब इनको समझते हैं। अब देखिए, जैसे लिक्विडेटर होते हैं ना, लिक्विडेटर को कंपनी को अपॉइंट करना होता है, उनको हायर करना होता है, हायर करके उनको कंपनी में अपॉइंट करना होता है। मैं आगे बता दूंगा किस कंडीशन में कौन अपॉइंट करता है, किस तरीके से हमारी अपॉइंटमेंट होती है, मैं अगले सेक्शन में बताऊंगा इसको। तो ये जो लिक्विडेटर्स होते हैं, इन लिक्विडेटर्स के पास एडिक्वेट क्वालिफिकेशंस होती है। अब हमारे पास एक आज की डेट में अगर आप देखोगे, करेंटली हमारे पास क्या होता है, एक अभी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, CIRPC कंपनी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर्स कोड होते हैं, प्रोसेस कोड, कंपनी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कोड्स होते हैं। ये एक सर्टिफाइड कोर्सेस होती हैं जिनको करना पड़ता है, जिनको करने के बाद किसी को एक लिक्विडेटर की सर्टिफिकेट मिलता है। किसी को मतलब
किसी को मतलब उसका एक बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहला बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आइदर ही हैज टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और ही हैज टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी और द पर्सन हैज टू बी एन एडवोकेट। इन तीनों क्वालिफिकेशंस में से कोई एक आपका बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा आप ये जो CIRBC की जो सर्टिफिकेशन कोर्स है उसको आपको कंप्लीट करना होता है, तब जाके आप एक लिक्विडेटर कहलाते हैं। अब इन लिक्विडेटर्स को अपॉइंट किया जाता है कंपनी के अंदर, क्योंकि इनके पास नॉलेज सर्टिफिकेट होता है। अब जैसे ही ये कंपनी में आते हैं, इनका सबसे पहला काम क्या होता है? ये सबसे पहला काम इनका होता है कि कंपनी से जितने भी असेट्स की लिस्टिंग है वो ले लेते हैं, उनको लिस्ट डाउन करते हैं। जितने भी क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होती हैं उनका लिस्ट डाउन करते हैं। इन सबकी लिस्ट डाउन करने के बाद वो कोशिश करते हैं कि एसेट्स को सेल करने के लिए ऑक्शंस पे रखते हैं एसेट्स को। तो एसेट्स को जब ये ऑक्शंस पे रखेंगे तो उसमें क्या होगा? जैसे एसेट्स को ये ऑक्शन पे रखते हैं, ऑक्शन में रखने के बाद होता क्या चीज है, सॉरी, तो जैसे ही एसेट्स को ऑक्शन में रखते हैं तो कुछ बाहर से कुछ क्लेमेंट्स आते हैं जो इन ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो जिनको ये एसेट्स को फाइनली परचेज करना होता है। वो परचेज करेंगे, फिर कंपनी को पैसे दे देंगे। फिर इन पैसों को क्या होगा? लिक्विडेटर्स अपने पास लाएंगे और सारी लाइबिलिटीज को पे अप करेंगे। अगर कुछ बचता है तो फिर अपना जो शेयर होल्डर्स है उनको पे कर दिया जाएगा। कुछ बचता है तो, अगर नहीं बचता तो कुछ नहीं पेमेंट होने वाला। अब इसमें क्या होता है कि जैसे लिक्विडेटर्स आपकी कंपनी के अंदर आ गए, अपॉइंट होकर के आ गए, आपने उनको अपॉइंट कर लिया, जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने लिक्विडेटर्स को अपॉइंट कर लिया। आगे बता दूंगा किस तरीके से होते हैं। अब जैसे ये आ गए कंपनी के अंदर, तो डे वन जब ये कंपनी के अंदर एंटर होते हैं ना, तो आपको समझ लेना है कि पूरी जो कंपनी की बोर्ड होती है, पूरी जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है, उनकी पूरी पावर सीज कर दी जाती है। क्या होता है उनका? उनकी पूरी पावर जो है, पावर को सीज कर दिया जाता है। मतलब अभी किसी का कोई भी पावर नहीं रह जाता, सारे के सारे पावर जो होते हैं वो उस लिक्विडेटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब ये जो लिक्विडेटर है, अब ये कंपनी उसी की बन जाती है। तो होलसेल कंपनी की कुछ भी डिसीजंस होगा तो ये वो लिक्विडेटर ही लेगा। तो इतना पावर इसको दिया गया है, एक्ट ने इसको इतना एम्पावर कर दिया है इस बंदे को। ठीक है, तो आप समझ लो कि काफी पावरफुल बंदा जो आपकी कंपनी के अंदर आ गया। उसके बाद से आपकी कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है, जो भी आपके डायरेक्टर्स होते हैं, सबकी पावर सीज, सारी रिपोर्टिंग अब उसी लिक्विडेटर को बन जाता है। अब लिक्विडेटर आगे से जो बोलेगा इनको वही करना है। ठीक है जी, चलो ये हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कभी कभी स्टूडेंट्स के मन में कि जैसे कोई लिक्विडेटर आता है, हाँ जी सर लिक्विडेटर आ गया। अब लिक्विडेटर आया, एसेट कंपनी का उसने जो था वो लिस्ट ले लिया, लायबिलिटीज जो कंपनी की थी उसने वो सारे लिस्ट ले लिया। अब मान लीजिए एक बार के लिए कि कंपनी के सारी एसेट्स को उसने बेच दिया। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट थी सपोज। अब बैलेंस शीट में से सारी एसेट उसने बेच दिया, तो अब एसेट टोटल वैल्यू रह गया नील। लायबिलिटीज सारे पे अप हो गए। अच्छा, ये इस तरीके से आप देख सकते हो, लायबिलिटीज इधर, एसेट इधर। मैं एग्जांपल के लिए इसको ले रहा हूं, तो इस तरीके से मत सोचना। तो यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटीज हैं ये बन गया नील। तो सर एसेट यहाँ पे जीरो हो गया, लायबिलिटीज यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अब ये कंपनी जो है, क्या कंपनी डिजॉल्व हो गई? लिक्विडेटर्स ने जब ये काम कर लिया तो क्या ये कंपनी डिजॉल्व हो गई? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर हाँ जी, सारा एसेट यहां से चला गया, सारा लायबिलिटीज चला गया, सब कुछ हो चुका है, अब कंपनी खत्म। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। ये इसी पोजीशन में जब बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है, जीरो एसेट्स एंड जीरो लायबिलिटीज, बट इट डजंट मीन द कंपनीज एग्जिस्टेंस हैज बीन सीज्ड। तो कंपनी का एग्जिस्टेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो कंपनी, जब हम डिसोल्यूशंस की बात कहते हैं, डिसोल्यूशंस का क्या मतलब होता है? डिसोल्यूशंस का मतलब होता है जो कंपनी की
एग्जिस्टेंस होती है, जो एग्जिस्टेंस होती है, क्योंकि कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है, राइट। अब उस लीगल एंटिटी की जो लीगलिटी है उसको खत्म करना है, उसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं। तो इसकी जो लीगलिटी है, लिक्विडेशन प्रोसेस खत्म करने के बाद उसकी लीगलिटी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जिसकी कोई एसेट्स नहीं है, जिसकी कोई लायबिलिटीज नहीं है, सब कुछ जीरो है, तब भी उसका लीगल एग्जिस्टेंस अभी भी बचा हुआ है, अभी वो मरा नहीं कंपनी। तो इस कंपनी को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सर क्या लिक्विडेटर मार सकता है? क्या लिक्विडेटर कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है? आंसर टू द क्वेश्चन इज नो। लिक्विडेटर के पास सिर्फ और सिर्फ यही राइट्स दी गई है कि आपका काम इतना है कि आप कंपनी की एसेट्स को बेचिए, पैसा लाइए, लायबिलिटीज को रिपे करिए, जो भी बचता है शेयर होल्डर्स को दीजिए, अगर नहीं बचता है तो नहीं दीजिए, आपका जो भी रेम्युनरेशन है वो आप उनमें से ले लीजिए। बाकी कंपनी को जब जीरो एसेट्स जीरो लायबिलिटीज पोजीशन बन जाता है बैलेंस शीट का, जो नया बैलेंस शीट बनेगा जिसमें एसेट्स जीरो लायबिलिटी जीरो, देन इन्फॉर्म इट टू एनसीएलटी। किसको बोलना है? एनसीएलटी को बोलना है, एनसीएलटी को अप्लाई कर दो, सर इस कंपनी के लिक्विडेशन प्रोसीजर्स हैज बीन कंप्लीटेड, सो प्लीज नाउ डिसॉल्व दिस कंपनी, इसकी एग्जिस्टेंस को अब खत्म करिए। तो ये जो एनसीएलटी वाला भाई है ना, एनसीएलटी जो आपका कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ये ट्रिब्यूनल के पास वो राइट्स हैं ये कंपनी को डिसॉल्व करने की, ठीक है। कंपनी को एनसीएलटी डिसॉल्व करता है, कोई भी लिक्विडेटर कंपनी को डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप मेरे डेफिनेशन देखोगे, शुरू में मैंने लिखा था, उस डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि जो आपकी ये प्रोसीडिंग से, इट्स अ प्रोसीडिंग, लिक्विडेशन क्या होती है? इट्स अ प्रोसीडिंग बाय व्हिच द कंपनी इज डिसॉल्व्ड। ये प्रोसीडिंग से जहां पे कंपनी को डिसॉल्व किया जाता है, लेकिन ये डिसोल्यूशन नहीं है, ये इट्स अ प्रोसीडिंग, ये वो कार्रवाई है जहां से जिस तरीके से एक कंपनी की एग्जिस्टेंस को खत्म किया जाएगा। जैसे ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी, ये प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएगी, देन डिसोल्यूशंस किया जाएगा। डिसोल्यूशंस कौन कर सकता है? एनसीएलटी कर सकता है। लिक्विडेटर कभी कंपनी के डिसोल्यूशंस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपको इतनी चीजें समझ आ गई है, दूसरा कंसेप्ट समझाता हूं। तो आप समझ गए कि इसका डेफिनेशन क्या है और लिक्विडेटर का रोल क्या होता है, लिक्विडेटर क्या कर सकता है। लिक्विडेटर सिर्फ लिक्विडेशन कर सकता है, लिक्विडेटर डिसोल्यूशन नहीं कर सकता। लिक्विडेटर कौन होगा मैंने आपको बता चुका हूं, लिक्विडेटर कौन हो सकता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होता है, कौन लिक्विडेटर होता है। अब दूसरा जो चीज मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूं कि कई बार आप जब इस एक्ट को आगे पढ़ोगे, सेक्शंस के अंदर जाओगे, वहां पे दूसरी एक पॉइंट आएगा, बार बार आता है आपके सामने। दो चीज देखने को मिलता है, एक होता है आप बोलोगे सर, एक लिखता है लिक्विडेटर, कभी कभी एक्ट में लिक्विडेटर लिखा रहेगा, कभी कभी एक्ट के अंदर लिखा रहेगा ऑफिशियल लिक्विडेटर। क्या लिखा रहेगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है। क्योंकि जो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा उस सेक्शन में ये चीजें आ जाएगा आपके सामने। लिक्विडेटर और ऑफिशियल लिक्विडेटर, सर कोई डिफरेंस होता है लिक्विडेटर और ऑफिशियल लिक्विडेटर के बीच में? इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिक्विडेटर मैं आपको बता चुका हूं कौन होता है लिक्विडेटर। ये वो बंदा होता है जिसके पास कोई आम आदमी होती है, आम आदमी मतलब जिसके पास कोई क्वालिफिकेशंस होती है, सीए, सीएस और कंपनी सेक्रेटरी का सीए, सीएस और कोई एडवोकेट होता है, और वो सीआईआरपीसी का जो भी रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेस है उसको किया हुआ होता है, फिर हम उसको लिक्विडेटर कह सकते हैं, राइट। लेकिन ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है ना, ये ऑफिशियल लिक्विडेटर है, ये कौन होता है? ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये एक पोजीशन कहलाता है, मतलब एक पोस्ट कहलाता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर एक पोस्ट होता है, जो आदमी, जो इंसान उस पोस्ट में अपॉइंट हुआ होता है उसको हम ऑफिशियल लिक्विडेटर कहते हैं। ये कहां आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ही आता है, जिसको हम ऑफिशियल लिक्विडेटर कहेंगे। लिक्विडेटर एक प्राइवेट पर्सन हो सकता है, लेकिन ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है ये गवर्नमेंट का ही बंदा होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का किसी एक पोजीशंस को वो
अथॉरिटी, पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी को वो होल्ड करता होगा। ठीक है, तो आपको लिक्विडेटर समझ आ गया, ऑफिशियल लिक्विडेटर समझ आ गया, आपको लिक्विडेशंस का मतलब और डिसोल्यूशंस का मतलब समझ आ गया, बेसिक आपको डेफिनेशन समझ आ गया कि लिक्विडेशंस में करते क्या है, एक कंपनी क्या करती है। ठीक है जी। अब अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया है तो आई विल मूव ऑन टू माय नेक्स्ट पार्ट, जो मैंने आपको बताया था, जो मेरा दूसरा पार्ट है, वो है टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन। अब देखिए जो टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन है, अगर आप इसको देखोगे तो हमारे पास कुछ दो तरह की टाइप्स होती हैं लिक्विडेशंस की। कितने तरह की होती है? दो तरह की। ये जो है मैं आपको कंपनी एक्ट के अंदर पढ़ा रहा हूं। कंपनी एक्ट में एक आपका सेक्शन है जिसको कहते हैं सेक्शन नंबर 270। अब कंपनी एक्ट 270 बोलता है कि कंपनी के पास दो तरह की ऑप्शंस होती है जब वो लिक्विडेशंस पे जाना चाहते हैं। पहला होता है आपका कंपल्सरी लिक्विडेशन। कंपल्सरी लिक्विडेशन। तो पहला क्या होता है इसमें आपका? पहला होता है कंपल्सरी लिक्विडेशन। दूसरा क्या होता है आपका, जो सेकंड टाइप है वो है वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन। ठीक है, तो कंपल्सरी लिक्विडेशन और वॉलंटरी लिक्विडेशन दो तरीके होते हैं। अब आते हैं इनके अंदर क्या होता है। अच्छा, जो कंपल्सरी लिक्विडेशन है आपको बता दूं क्या होती है। कंपल्सरी लिक्विडेशन में हमारा जो कंपनीज एक्ट होती है, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शंस दिए गए हैं, तो उस सेक्शन में हमारा सेक्शन डील करता है उसको सेक्शन नंबर 271 से लेकर के सेक्शन नंबर 303 271 से लेकर के 303 तक का जो हमारा सेक्शन है, ये कंपल्सरी लिक्विडेशंस को कवर करते हैं। उसके अलावा जो वॉलंटरी लिक्विडेशंस है वो हमारा सेक्शन नंबर 304 एंड 305 इसको डील करते हैं। सेक्शन नंबर 304 और 305 आपको डील करते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशंस के अंदर। कंपल्सरी लिक्विडेशंस को सेक्शन नंबर 271 और सेक्शन नंबर 303 डील करते हैं। तो ये जो दो तरीके की होती है। अब कंपल्सरी लिक्विडेशंस में मैं आपको जिसे बताता हूँ, कंपल्सरी लिक्विडेशंस में आपका क्या होता है, कंपनी को एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करना होता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करना होता है। और वॉलंटरी लिक्विडेशंस जो होता है उसमें किसको अपॉइंट करना होता है? लिक्विडेटर को अपॉइंट करना होता है। लिक्विडेटर को अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं पूरे डिटेल में कंपल्सरी लिक्विडेशंस क्या होती है और ये वॉलंटरी लिक्विडेशंस क्या होती है। सेक्शन के अंदर जाके समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जो लिक्विडेटर आपके यहाँ पर ही अपॉइंट होकर के आते हैं, कंपल्सरी लिक्विडेशन हो चाहे आपका जो वॉलंटरी लिक्विडेशन हो, यहाँ पे जैसे हम किसी को अपॉइंट करते हैं, इनका एक पहला मोटो क्या रहता है जब ये आ जाता है ना कंपनी के अंदर, इनको सबसे पहला मोटो होता है कि जो कंपनी के अंदर जो दिक्कत चल रही है, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसकी वजह से कंपनी को अभी हम लिक्विडेट करना चाहते हैं, हालांकि ये कंपलसरी के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होता, जब कोई वॉलंटरी लिक्विडेशंस के लिए कंपनी अप्लाई करती है कि मुझे अब लिक्विडेट कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो लिक्विडेटर अपॉइंट होते हैं, तो या ऑफिशियल लिक्विडेटर भी अपॉइंट होते हैं, कभी कभी वॉलंटरी केस में भी ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि पहले जो लिक्विडेटर आता है उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म किया जाए। इनकी जो प्रॉब्लम है, मतलब जो इनकी इंसॉल्वेंसी का जो रीजन है, जो ये इंसॉल्वेंसी फाइल कर देते हैं ना, तो इनकी इंसॉल्वेंसी को जो है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को कवर किया जाए। इंसॉल्वेंसी जो है उसको रिजोल्व करने के लिए पूरी एक प्लानिंग होती है। कंपनी को बोला जाता है, अगर कोई कंपनी लिक्विडेशंस पे चली जाना चाहती है तो कंपनी को बोला जाता है कि आप जो है पहले इस चीज को, जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपका दिक्कत है,
उस दिक्कत को खत्म करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरी प्लानिंग बनाते हैं, क्योंकि आपकी बिजनेस रन नहीं हो रही, आपके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, बिजनेस ढंग से चल नहीं रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम कोशिश करते हैं कि आपकी इस बिजनेस को फिर से रिवाइव करने के लिए, फिर से चलाने के लिए, ठीक है जी। अगर बिजनेस चल गई सक्सेसफुल तो ठीक है, अगर नहीं चल पाया फिर हम लिक्विडेशन पे चलेंगे। तो जो पहला प्रोसेस होता है वॉलंटरी लिक्विडेशन के केस में, वहां पे आईआरपी जो आपका जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको हम लिक्विडेटर कहते हैं, वो आते हैं। सबसे पहले आपकी जो कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय ए न्यू बिजनेस प्लान। फिर अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है देन आपकी बिजनेस को डिजोल्व किया जाता है। तो नॉर्मली कोर्ट भी नहीं चाहता है, नॉर्मली गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि किसी कंपनी को इतनी आसानी से छोड़ दिया जाए। कंपनी डिजॉल्व हो जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, उसमें आपका एक सोसाइटी के अंदर एक सिक्योरिटीज का भी इशू आ जाता है, कई सारे एम्प्लॉयज हुए होते हैं जो एम्प्लॉयज को भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए एक उस तरीके से सोचा जाता है, एक गवर्नमेंट की सोचने का तरीका है जिसमें बोला जाता है कि आपकी जो है अभी इसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए, पहले आप इसको सॉल्व करें। अगर नहीं होता है फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचता कि भैया हमें बंद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आता हूं डिटेल्स में कि कंपल्सरी लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन क्या होता है। अगर आप देखोगे ये जो कंपल्सरी लिक्विडेशन है, कंपल्सरी लिक्विडेशन जो है ये हमारा सेक्शन नंबर, जैसे हम पहले बता चुका हूं कि हमारा कंपनी एक्ट के अंदर ये सेक्शन होता है 271। सेक्शन नंबर 271 ऑफ कंपनी एक्ट ये लेस डाउन करता है सर्कमस्टांसेस इन व्हिच कंपनी में बी वुंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। अब कंपल्सरी वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है कि कोर्ट से, कोई ट्रिब्यूनल से एक ऑर्डर आता है जिसके तहत अभी इस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, इस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। वॉलंटरी में बाद में आता हूं वॉलंटरी में क्या लिखा है। तो सेक्शन नंबर 271 कुछ सिचुएशंस बताता है जिसकी वजह से एक कंपनी को कंपल्सरीली वाइंड अप कर दिया जाता है। अच्छा, ये वाइंड अप जब करने वाले हैं, हम कंपल्सरीली वाइंड अप करेंगे तो ये किस तरीके से होगा या कौन कौन कर सकता है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। पहली चीज जो होता है मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कंपनी का जो भी लायबिलिटीज होती हैं वो ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी क्रेडिटर्स वगैरह को पेमेंट नहीं करते हो। कोई भी क्रेडिटर्स होती हैं कंपनी में, आप उनके क्रेडिटर्स को आप पेमेंट नहीं करते हो। क्रेडिटर की पेमेंट अगर आपने नहीं किया, किसी क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्रेडिटर चला जाएगा ना कोर्ट के पास, भाई ये लोग, ये कंपनी ऐसी है, ये मुझे अपने पैसे दे नहीं रहे, मैं इनको कब से क्रेडिट में दिया हुआ हूं, ये मुझसे क्रेडिट लेके बैठे हुए हैं, मैं इनको पैसे मांग रहा हूं, कंपनी पैसे नहीं दे रही है। तो उस क्रेडिटर को भी राइट्स दिया गया कि आप जाइए कोर्ट में जाके बोलिए और कंपनी के अगेंस्ट में एक नोटिस फाइल कीजिए, दैट इज नोटिस ऑफ इंसॉल्वेंसी फाइल कीजिए। भाई ये कंपनी अभी दिवालिया हो चुकी है, इनके पास पैसे देने को है नहीं, इन कंपनी को ऑर्डर देते हैं, इनका जो एसेट्स है इनको आप बेच करके जो भी पैसा होता है वो पैसे से मुझे मेरा पेमेंट, ये क्रेडिटर्स जाके कोर्ट में बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला होता है, ये क्रेडिटर्स जाके बोल सकते हैं क्रेडिट कोर्ट में कि मतलब कंपनी पैसे दे नहीं रही तो कंपनी को आप डिसॉल्व कर दीजिए। तो उनके कहने के मुताबिक कोर्ट, जो ट्रिब्यूनल होता है, वो कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि भैया आपकी हालात ठीक नहीं है तो अभी जो है आप पेमेंट दे दो। अगर पेमेंट नहीं दे पाते तो आपको हम ऑर्डर इशू करते हैं, आप कंपनी को भी हम लिक्विडेट करने वाले हैं और जो पैसा होगा उस पैसे से हम इनका लायबिलिटीज पे अप करेंगे। तो एक सवाल आता है यहाँ पे कि अगर कभी किसी क्रेडिटर्स जाके कोर्ट में बोल देता है तो क्या सचमुच कोर्ट इस तरीके से इशू कर देगा? कोर्ट को कैसे भरोसा मिलेगा कि जो क्रेडिटर्स बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? तो इसलिए बकायदा एक प्रोविजंस बनाया गया है कि जो क्रेडिटर्स जब आएंगे हमारे पास कोर्ट के अंदर, मैं बाकी प्रोविजंस में बाद में आता हूं, जब कोई क्रेडिटर्स आएंगे कोर्ट के अंदर तो वहां पे क्या होता है कि क्रेडिटर्स को बोला जाएगा कि आप हमें कुछ प्रूफ दीजिए। क्या प्रूफ है, क्या प्रोविजंस है? तो पहले कोर्ट तो पूछेगा
ये जो आपकी डेट है वो कितनी अमाउंट की डेट है। क्रेडिटर्स बोलते हैं सर मेरे पास 10,000 रुपए का एक अमाउंट पड़ा हुआ था, 10,000 रुपए मैं कंपनी को मांग रहा हूँ, कंपनी दे नहीं रही है। तो क्या कोर्ट मान लेगा कि 10,000 रुपए की जो पेमेंट कंपनी ने नहीं दिया, 10,000 रुपए की वजह से एक कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए? क्या 15,000 के लिए कर दिया जाए? ऐसा कुछ प्रोविजंस लिखा हुआ है क्या लॉ के अंदर? तो जरा इसको पहले देखते हैं, फिर बाकी पॉइंट्स पे बाद में आएंगे जो कंपल्सरी लिक्विडेशंस के पॉइंट में कवरेज होते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है कि जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो, जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, ये जब जाएंगे तो एक्ट ने डिफाइन किया है कि जो आपका इंडेप्टेडनेस है, तो मतलब ये कुछ इंडेप्टेडनेस कंपनी के ऊपर है जो कंपनी ने पे नहीं करा। तो ये इंडेप्टेड का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग जो है डिफाइन की गई है। अब आप देखते हैं इसका मीनिंग को क्या डिफाइन किया गया है। अगर आपके अंदर आप देखोगे इसका मीनिंग को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, देखो तो इसकी मीनिंग को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि अगर कोई भी क्रेडिटर्स है, कोई भी क्रेडिटर है, उसका जब ये कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाने से पहले इनको कुछ बेसिक काम करके जाना पड़ता है। पहली चीज क्या है, कोर्ट ने बोला, जो लॉ ने बोला हुआ है यहाँ पे हमारी एक्ट ने कहा कि आपकी जो इंडेप्टेडनेस है आज ए क्रेडिटर, आपकी जो इंडेप्टेडनेस है दिस शुड बी ग्रेटर देन 1,00,000 रुपीज। एट प्रेजेंट हमारी एक्ट में यही लिखा हुआ है कि अगर ये 1,00,000 से ज्यादा है तो ही आप आना कोर्ट के पास, अदरवाइज मत आना, अपना शकल मत दिखाना। फिर तो आप तभी आना जब आपके पास 1,00,000 से ज्यादा रुपए की आपका क्लेम कंपनी के ऊपर है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि जब आप किसी भी अमाउंट के लिए क्लेम करते हो, वो अमाउंट डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा उसके ऊपर। आप बोल रहे हो कि सर मेरा अमाउंट 10 लाख है, कंपनी बोल रही नहीं है 10 लाख नहीं है जी, ये तो 3 लाख रुपए है। तो अगर इस तरीके का डिस्प्यूटेड मैटर है, पहले डिस्प्यूट मैटर को रिजॉल्व करें, फिर आप कोर्ट के पास आए कि आपका अमाउंट 1,00,000 से ऊपर है, कंपनी देने के लिए। ये है दूसरी कंडीशन। तीसरा कंडीशन कंपनी लॉ ने क्या बोला है कि जब भी आपका कोई इस तरीके से किसी भी तरीके का आपका पेमेंट है जो 1,00,000 से ऊपर का अमाउंट है, तो आप क्या करते हो, बीइंग ए क्रेडिटर्स, आपको एक डिमांड नोटिस सर्व करना पड़ता है। आपको एक डिमांड नोटिस सर्व करना पड़ेगा कंपनी को। और इस डिमांड नोटिस आप जब सर्व करते हो, कंपनी को इस डिमांड नोटिस को सर्व करने के बाद 21 डेज का टाइम देना पड़ेगा। कितने दिन का टाइम देना पड़ेगा? 21 दिन का टाइम। 21 दिन का टाइम दीजिए डिमांड नोटिस रेज करने के बाद, 21 दिन का टाइम दीजिए कंपनी को पे ऑफ करने के लिए। अगर 21 दिन में कंपनी पे ऑफ नहीं करती है, आपकी डिमांड नोटिस आपने रेज किया, आपकी अमाउंट में कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपकी अमाउंट 1,00,000 से ऊपर है, तो डिमांड नोटिस का 21 दिन हो चुका है, कंपनी पे नहीं कर रही है, ठीक है, तब आप कोर्ट के पास आए। चौथी स्टेप में आप कोर्ट के पास आए, जी मैं ये सारी तमाम चीजें कर चुका हूं, कंपनी पे नहीं कर रही है। अब हो सकता है आपकी इन बातों को सुनने के बाद कोर्ट ही ऑर्डर दे दे कि भाई ठीक है, आज क्रेडिटर आपकी बात कंपनी नहीं सुन रही है, तो आज कोर्ट की एक अथॉरिटी होती है, कोर्ट की एक पावर होती है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी को आप इन क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दीजिए। तो कोर्ट भी अपने पास नॉर्मली ऐसे होता है प्रैक्टिस में, कोर्ट भी कुछ 1-2 महीने का टाइम दे देती है, 3 महीने तक का टाइम कोर्ट भी दे देती है कि कंपनी को आप इन क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर डिमांड नोटिस रेज हो चुका है, अमाउंट 1,00,000 से ज्यादा है, कोई डिस्प्यूट कंपनी की एंड से नहीं है, तो अब आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो कोर्ट भी एक अपने डिस्क्रिशनरी राइट्स को यूज करते हुए, अपनी पावर्स को यूज करते हुए आपको 1-2 महीने का वक्त और दे देता है। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। और दूसरा उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसके ऊपर, दूसरा क्या है
इस कंडीशन में आपको तो लिक्विडेशन के लिए आपको कंपनी कोर्ट आपको ऑर्डर दे देगी, क्योंकि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, आपने पे नहीं किया तो कंपनी पे कोर्ट भी आपको ऑर्डर दे देगी, भैया आप इसको कंपनी को डिजॉल्व कर देते हैं बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्रेडिटर्स। दूसरा क्या होता है कि आपकी कोई ऑर्डर पहले जैसे कोर्ट ने दिया था और उस ऑर्डर को आपने ओबे नहीं किया, तो इसको एक्ट लिखता है इफ एनी डिग्री और ऑर्डर इज रिटर्न अनसेटिस्फाइड। क्या लिखता है एक्ट? लिखता है इफ एनी डिग्री और ऑर्डर is returned unsatisfied। अब ऐसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोर्ट एक ऑर्डर दे दिया था, क्रेडिटर्स के आप सुन नहीं रहे हो, कम से कम कोर्ट की सुन लो, 2-3 महीना हो गया दे दो, लेकिन आप तो ठहरे ढीठ कंपनी, आपको पेमेंट करना ही नहीं है। तो आपने जब पेमेंट नहीं किया तो अब ये हुआ कि आपने कोर्ट की ऑर्डर को नहीं माना। तो इफ सच एन ऑर्डर आपने रिटर्न कर दिया अनसेटिस्फाई करके, जो उसमें कंडीशंस लिखा था कि आपको पे करना है, 2 महीने में पे करना है, 3 महीने में पे करना है, आपने पे नहीं किया, तो दैट ऑर्डर बिकेम रिटर्न अनसेटिस्फाइड। तो अगर ये अनसेटिस्फाइड हो गया तो कोर्ट फिर से ऑर्डर इशू कर देगा, आप इस कंपनी को डिसॉल्व कर दीजिए, एसेट को बेच दीजिए, जो भी पैसा बचेगा वो हम क्रेडिटर्स को पे कर देंगे। इसके अलावा तीसरा क्या सिचुएशन होता है जहां पे आपकी ये जो कोर्ट है इसको लगता है कि प्रूफ हो जाती है दैट ए कंपनी इज अनेबल टू पे द डेट। प्रूफ कर लेती है कोर्ट के सामने, कोई प्रूफ मिल जाए, प्रूफ दैट द कंपनी is unable to pay the debt, is unable to pay the debt। कंपनी डेट पे नहीं कर सकती है, तो इस सिचुएशन में आप कोर्ट जो है कंपनी को डिसॉल्व करने की ऑर्डर दे सकता है। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन जिसमें ये सारे सब कंडीशंस में आ जाता है। दूसरा ये हो गया दूसरा कंडीशन जहां पे आप कहते हो कि किसी डिग्री और ऑर्डर को अनसेटिस्फाइडली आपने रिटर्न कर दिया। तीसरा होता है कि अगर एक कोर्ट को पहले प्रूव हो चुका है, पहले कोर्ट को मालूम चल चुका है कि आप जो है पेमेंट नहीं कर सकते, भैया हो चुका, बहुत हो गया, अब कंपनी को शो बंद करें और जो एसेट्स है उनको हम अपॉइंट करते हैं लिक्विडेटर, वो जाएगा आपका एसेट्स बेचेगा, जो भी लायबिलिटीज जो भी क्रेडिटर्स है उनको अपना पे ऑफ करेगा, फिर कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आपका सेक्शन 271 का जो पहला था जिसमें हम इंडेटेडनेस की बात करते थे। दूसरा क्या होता है यहाँ पे अगर देखो लिखा हुआ है पॉइंट दैट इफ द कंपनी हैज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन रिजॉल्व दैट द कंपनी बी ओन्ड अप बाय ए ट्रिब्यूनल। अच्छा, जब भी कंपनी को हम खत्म करना चाहते हैं तो कंपनी एक जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, आपस में बैठ करके एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं। नॉर्मली जब वॉलंटरीली लिक्विडेट होता है वहां पे भी ऐसे ही होता है कि कंपनी में वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बैठ के अपना एक रिजोल्यूशन पास करते हैं। मैं आपको जब वॉलंटरी बताऊंगा उस टाइम बता दूंगा उसका प्रोसेस क्या होता है। तो और वो फिर कंपनी को डिसोल्यूशन कंपनी को लिक्विडेट करने की बात करते हैं, अपॉइंट करते हैं लिक्विडेटर्स को। तो यहाँ पे भी कंपल्सरी लिक्विडेशंस के अंदर भी वही लिखा हुआ है इफ कंपनी हैज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन रिजॉल्व्ड दैट द कंपनी बी ओन्ड अप बाय ट्रिब्यूनल। तो आप ही कह सकते हो कि सर कंपनी वाले बैठ करके खुद ही बैठेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही बैठेंगे और एक रिजोल्यूशन पास करेंगे कि हमें कंपनी को कंपल्सरीली वाइंड अप करना है। तो सर ये कंपनी वाले पागल है क्या? जब बैठे रहते हैं आपस में रिजोल्यूशन पास कर ही रहे हैं तो वॉलंटरीली कर लें। ये कंपल्सरीली वाइंड अप करने के लिए फिर कोर्ट के पास क्यों जाना है जब रेजोल्यूशन पास कर ही रहे हो? तो इसमें क्या होता है, इस जो क्लॉज है इसके पीछे एक लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो कंपनी में जो बंदे हैं ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अब उनको लगता है कि अगर हम
वॉलंटरीली वाइंड अप करेंगे कंपनी को, तो उसमें क्या होगा कि हम एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे। अब लिक्विडेटर कौन होगा? ये हम ही लोगों में से मिला जुला कोई इंसान होगा जो हमको जानता होगा, जो हमारे पास कोई रिलेशनशिप में होगा या कोई हमारे रेफरेंस में होगा, उस बंदे को हम एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट कर लेंगे। और ये जो बोर्ड के मेंबर होते हैं ना, इनके आपस की एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो चुकी है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। अगर किसी के रेफरेंस में कोई बंदा आज लिक्विडेटर बन के आएगा, इस चीज की क्या गारंटी है कि हमारा जो एसेट्स हैं, हमारी एसेट्स की वो सही वैल्यूएशन करके देगा और उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो हमें दिला पाएगा मार्केट में से। तो एक ट्रस्ट वाला फैक्टर यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ होता है, ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो चुका होता है। तो इस वजह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बैठे रहते हैं, जो मेंबर्स बैठते हैं, वो चाहते हैं कि आप इस कंपनी को हम स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करके हम एक जो है इसको कंपल्सरीली वाइंड अप करा दें, हम इसकी वाइंड अप जो है वॉलंटरी नहीं करना चाहते। ये हो गया एक कंडीशन। इसके अलावा तीसरा, पहला इंडेटेडनेस का कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन गया। फिर तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि इफ द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भाई ये कंपनीज एक्ट है ना, इंडियन कंपनीज एक्ट है। तो अगर कंपनी को इंडियन कंपनी एक्ट ने परमिशन दिया है किसी भी तरीके से काम करने के लिए, लेकिन वो कंपनी जो है वो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में काम कर रही है, देशद्रोही कंपनी बन गई है ये, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में काम कर रही है, तो और अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, और जो कंट्री की जो सिक्योरिटी वाली बात है, सिक्योरिटी थ्रेट हो चुका है, जो बेसिक सिक्योरिटी है उसको अपने ब्रीच किया आज एक कंपनी, तो वहां पे क्या होता है, एक कंपनी को कंपल्सरीली वाइंड अप कर दिया जाता है, कोर्ट से ऑर्डर आएगा। अब इस कंपनी देशद्रोही डिक्लेयर हो चुकी है, इसने कंपनी जो हमारा इंटरनेशनल सिक्योरिटीज है, जो कंट्री के सिक्योरिटीज हैं, उसी को थ्रेट पहुंचाई है, और हमारे जो रिलेशनशिप है फॉरेन कंट्रीज के साथ, उनके साथ भी इन्होंने कुछ इस तरीके से काम किया है जिसकी वजह से कंपनी की बदनामी हो रही है, जिसकी वजह से देश की जो इंटीग्रिटी है उस पर सवाल आया है, उसमें क्वेश्चन मार्क्स आ रखा है। तो इस कंपनी को कंपल्सरी वाइंड अप कर दिया जाए। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट खत्म हो गया। चौथा क्या कहता है, इफ ऑन द एप्लीकेशंस मेड बाय द रजिस्ट्रार और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां उसने ना आरओसी की बात कही। आपको पता होगा जैसे कोई कंपनी को हम पहले एग्जिस्टेंस में लाते हैं तो हम पहले आरओसी के पास जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी को वहीं पर ही हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जब उसके पास शुरू में जाते हैं तो अब उस आरओसी के पास भी कुछ राइट्स होता है। क्या राइट्स होता है? आरओसी को अगर कहीं लगता है, जब आरओसी को लगता है कि भाई ये जो कंपनी है ना, इनकी जो एक्टिविटीज हैं, अब इनकी एक्टिविटीज जो है, इनके जो अफेयर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंपनी दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैज बीन कंडक्टेड इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर। कंपनी की जो अफेयर्स है उसको आप फ्रॉडुलेंट मैनर में परफॉर्म कर रहे हो, एंड द कंपनी वाज फॉर्म्ड फॉर अ फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल पर्पस। किसी फ्रॉड की वजह से, किसी अनलॉफुल की पर्पस की वजह से, इसे कुछ इस तरीके की अनलॉफुल पर्पस की वजह से आपकी कंपनी को फॉर्म किया गया था। तो अब आरओसी को ये चीज मालूम चली है, तो आरओसी अब सो मोटू आरओसी अब अपनी तरफ से जा सकता है कोर्ट पे, और कोर्ट को जाके बता सकता है कि जी ये जो कंपनी है, इसकी जो कार्रवाई है, जिनकी इनकी जो अफेयर्स है, अब ये अनलॉफुल बन चुका है, इनकी जो कार्रवाई है फ्रॉडुलेंट बन चुका है, या फिर इनकी जो मेंबर्स होते हैं, इनकी जो फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट हुई है, यहाँ मैनेजमेंट की जो अफेयर्स है, उनकी कुछ डायरेक्टर्स वगैरह है जो अच्छे पोस्ट ऑफ अथॉरिटी को होल्ड करते हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरीके की फ्रॉड एक्टिविटीज हुई है या वो लोग कुछ इस तरीके से फ्रॉडुलेंट काम किया हुआ है, कोई इस तरह की मिसकंडक्ट की हुई है इन कनेक्शंस विद द कंपनीज अफेयर्स, किस तरीके की फ्रॉड काम किया है इन लोगों ने। तो अब जो है इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, ये कोर्ट के पास जाके कौन बता सकता है? आरओसी बता सकता है। तो अभी तक हमने देख चुके हैं कि पहले तो जो क्रेडिटर है वो जा सकते हैं, दूसरा हमने देखा कि जो वहाँ के मेंबर्स हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करके जा सकते हैं,
तीसरा वो होता है कि अगर कंपनी किसी भी तरीके की आपकी जो कंट्री की सोवर्निटीज हैं, जो इंटीग्रिटीज हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, उसके अगेंस्ट कोई काम करती है तो ही उसको कंपल्सरी वाइंड अप कर दिया जाएगा। फिर आपने देखा कि जो आरओसी है, जो कंपनी की होलसेल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है आरओसी, उसको लगता है कि कंपनी का जो काम है वो फ्रॉडुलेंट हो चुका है, अनलॉफुल हो चुका है, तो उस केस में भी आपकी जो कंपनी को वो कंपल्सरी वाइंड अप करवा सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है वो कहता है इफ द कंपनी हैज मेड ए डिफॉल्ट इन फाइलिंग द रजिस्टर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। आपको पता है कि जैसे आप कंपनी को रजिस्टर करते हो तो आपको आरओसी को टाइम टू टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपकी जो एनुअल रिटर्न है वो सबमिट करना होता है, उसका कॉपी। अच्छा, कब तक नहीं किया? वो कहता है इमीडिएट प्रीसीडिंग 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। पिछले 5 साल से आप अभी तक एक भी बार, पिछले 5 साल में एक भी बार आपने आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो एनुअल रिटर्न से अभी तक आपने आरओसी को नहीं भेजा, तो उस कंडीशन में भी आपको कंपल्सरीली वाइंड अप करने की ऑर्डर भेज दिया जाएगा। आपकी जो ऑफिशियल लिक्विडेटर हैं वो आपकी ऑफिस में आ जाएंगे, आपकी कंपनी के अंदर आ जाएंगे और कंपनी को डिसॉल्व करेंगे, लिक्विडेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, देन कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट कहता है इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी ओन्ड अप। अब भाई ये ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, इनको लग रहा है कि अब इस कंपनी का काम इस तरीके से बन चुका है कि इसको बंद कर दिया जाए। उनको लग सकता है, भैया बड़े लोगों को लग सकता है, उनको लग गया कंपनी को बंद करना, कर देंगे, हो चुका, कोर्ट कुछ भी कर लेंगे, हो गया बंद कंपनी। तो ये तमाम वो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को आप अच्छे से समझ लीजिए, यहां से आपका थियरी क्वेश्चंस आ सकता है। इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए कहीं पर भी, आप वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स लिख सकते हो। तो ये तमाम पॉइंट अगर कवर होते हैं, कंपनी को कंपल्सरीली वाइंड अप कर दिया जाएगा। अब जिससे वॉलंटरी लिक्विडेशंस की बात कहते हैं, तो वॉलंटरी लिक्विडेशंस के लिए हमारे पास बहुत छोटा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसके सिर्फ 2 ही सेक्शंस कवर होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी वॉलंटरीली वाइंड अप होना चाहती है। अब वॉलंटरी वाइंड अप होने के लिए रीजन क्या होता है? अब रीजन ऐसा है कि कंपनी जब वॉलंटरीली वाइंड अप करना चाहती है, भाई पहली चीज तो यह है कि हमें आज मेंबर ऑफ द कंपनी, हम इस कंपनी को और चलाना नहीं चाहते। हो सकता है यहाँ पे कंपनी इंसॉल्वेंट ना भी हो, जो वॉलंटरी जब वाइंड अप करते हो जरूरी नहीं कंपनी इंसॉल्वेंट हो रखी हो, यहाँ पे कंपनी सॉल्वेंट भी हो सकती है, सॉल्वेंट कंपनी भी लिक्विडेशंस में जा सकती है। सर सॉल्वेंट कंपनी लिक्विडेशंस में क्यों जाएगी? सर इसलिए जाएगी सॉल्वेंट कंपनी कि अगर हमने कंपनी को किसी पर्पस के लिए फॉर्म किया था, हमारी पर्पस फुलफिल हो चुका है, अब हम कंपनी को चलाना नहीं चाहते, या फिर हमने जो बिजनेस बनाया था, बिजनेस तो ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन सडनली हमें लगने लगा कि अब इस बिजनेस को हम नहीं करना चाहते, हम इस बिजनेस से एग्जिट करना चाहते हैं, हम कहीं कुछ और बिजनेस करना चाहते हैं, हो सकता है कोई भी रीजन हो। तो सॉल्वेंसी केस में भी हम लिक्विडेशंस में जा सकते हैं अगर वॉलंटरीली लिक्विडेट करना चाहते हैं कंपनी को। तो और दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए हमने कोई जॉइंट वेंचर की थी, हमारा जॉइंट वेंचर भी खत्म हो चुका है, तो उस जॉइंट वेंचर का जो पीरियड बनाया था उस पीरियड खत्म हो चुका है, अब आप कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपनी को वॉलंटरीली वाइंड अप कर सकते हैं बीइंग अ मेंबर। अब जब हम वॉलंटरीली वाइंड अप करेंगे तो हमारा सेक्शंस क्या लिखता है, वो कहता है कंपनी पासेस स्पेशल रेजोल्यूशंस फॉर वाइंड अप ऑफ द कंपनी। पहली चीज कहता है जब आपको इस तरीके से वॉलंटरीली आपको कंपनी को लिक्विडेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको ना स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करना पड़ेगा। जो कंपनी में जो मेंबर बैठे हुए रहेंगे उनको एक क्या करना पड़ेगा उनको, एक तो जब आप वॉलंटरीली वाइंड अप करना चाहते हो, वॉलंटरीली कंपनी को आप वाइंड अप करना चाहते हो, आपको करना क्या पड़ेगा, पहली चीज तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा
जो मेंबर्स होते हैं बोर्ड के, जो कंपनी के मेंबर्स आपस में बैठेंगे, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, जी अब हमें कंपनी को डिसॉल्व करना है, कंपनी को लिक्विडेट करना है। अगर कंपनी को लिक्विडेट करना है फिर हमें एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर वो आपस में बैठ कर डिस्कस करेंगे, एक सजेशंस देंगे कि किसको लिक्विडेटर किसको अपॉइंट करना है, क्या वो कंपल्सरीली करना चाहते हैं या वो वॉलंटरीली करना चाहते हैं। कंपल्सरी हम देख चुके हैं तो वॉलंटरी वाली बात करते हैं, तो वॉलंटरीली करना चाहेंगे तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा। अब जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया गया उसके बाद क्या होगा, लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। नॉर्मली मैंने आपको पहले कहा था कि इस तरीके की जो वॉलंटरी लिक्विडेशन होता है, जब कोई लिक्विडेटर आता है कंपनी के अंदर, इनको सबसे पहले जो होता है, जो इनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है कंपनी के अंदर, क्योंकि इनको आईआरपी कहा जाता है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स कहा जाता है, ये पहले इंसॉल्वेंसीज के जो रीजन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर जो लिक्विडेशन के रीजन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक नई तरीके से बिजनेस को प्लान करते हैं, नया प्लानिंग बना के बिजनेस को रिवैम्प करना चाहते हैं। अगर फिर ये नहीं मानते हैं, ये प्लान फेलियर होता है, नहीं चलता है, तो ही जाके फिर कंपनी को ये लिक्विडेशन की पोजीशन पे लेके चलेंगे। ये होता है स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास हो जाता है वॉलंटरी वाइंड अप केस में। दूसरा इसमें क्या किया जाता है, पॉइंट नंबर 2 ऑन दिस, ये कहता है द कंपनी is in the general meeting passed resolutions requiring the company to be wound up voluntarily as a result of expiry of the period as the duration if any fixed by the articles of association। तो अगर आपकी, मैंने जैसे बता चुका हूं आपको कि आपने कोई जॉइंट वेंचर बनाया था किसी कंपनी के साथ, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट को टेक अप किया था, इस प्रोजेक्ट को टेक अप करने के लिए आपने एक कंपनी को फॉर्म करी थी, अब इस प्रोजेक्ट का पीरियड जो है खत्म हो चुका है, आपने जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उनके बारे में लिखा था, अब जो एओए आपको अलाउ कर रहा था, लेट्स से आपने लिखा था कुछ 5 साल के लिए, अब वो 5 साल का पीरियड खत्म हो रहा है। जब ये पीरियड खत्म हो रहा है तो फिर कंपनी अगर चाहती है भाई अब इसको अब फर्दर एक्सटेंड नहीं करना है, पीरियड खत्म हो चुका है, हम इसको रिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप ये रिजोल्यूशंस पास करिए, कंपनी को वाइंड अप कर दीजिए, बीइंग अ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो वॉलंटरी वाइंड अप में बहुत ज्यादा चीज नहीं है, सिर्फ 2-3 चीजें हैं वॉलंटरी वाइंड अप के अंदर। मेजरली जो आपको है वो आपकी कंपल्सरी वाइंड अप के अंदर काफी लंबा पॉइंट है, उसको समझने की जरूरत है। तो कुछ स्टेप्स भी होते हैं, ये जो वॉलंटरी वाइंड अप होती है बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। पहले तो होता है आपको इश्यू ऑफ नोटिस करना होता है, एक इश्यू ऑफ नोटिस एंड राइटिंग कॉलिंग फॉर द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी में जब आप मीटिंग करना चाहते हो तो आपको एक नोटिस इशू करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेंबर्स हो तो आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा। दूसरा होता है आपने नोटिस इशू कर लिया, इन द जनरल मीटिंग यू हैव टू पास रेजोल्यूशंस फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो वहां पे आपको रेजोल्यूशंस पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशंस आपको पास करना पड़ता है। आपके रेजोल्यूशन सब पास हो गई, ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे ऑफ द मीटिंग द क्रेडिटर्स टू बी कंडक्टेड, जो भी क्रेडिटर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है that if majority of the creditors of the company are of the opinion that it is the interest of all parties to wind up the company, then the company has to be wound up। ऑब्वियसली क्रेडिटर्स को आप इन्फॉर्म करोगे, क्योंकि आप कंपनी को जब लिक्विडेट करना चाहते हो वॉलंटरीली तो आप इन्फॉर्म तो करोगे। तो जैसे आपका ये क्रेडिटर्स को आपने इन्फॉर्म कर दिया, उनसे भी आपको मिल गया कंसेंट, मिल गया जी ठीक है आप कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं, आप कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कंपनी को वाइंड अप कर दीजिए, लिक्विडेशन की पोजीशन में चले जाएं। उसके बाद विद इन 10 days ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशंस ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फाइल ए नोटिस विद द रजिस्ट्रार टू अपॉइंट अ लिक्विडेटर। तो जब आपका ये हो गया, सारी चीजें अप्रूव हो गया, फिर आप अप्लाई करेंगे किसको, लिक्विडेटर, आरओसी को अप्लाई करोगे कि अब हमारे लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर दीजिए। वो लिक्विडेटर कोई भी बंदा होगा जो वो डिसाइड करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पे कंपनी अपनी कुछ सजेस्टिव बंदे का भी सजेशन देते हैं, 2-3-4 बंदों का अपने सजेशंस भी देते हैं। उसके अलावा फिर आरओसी डिसाइड करती है, आपका एनसीएलटी को इन्फॉर्म करती है, वहां से डिसीजन होता है फाइनली कौन आपका लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। हो सकता है कि वो किसी की सजेशंस में दे दें, उनकी जो सीक्वेंस ऑर्डर में होगा वो उसी को दे दें आपकी लिक्विडेटर के लिए, अदरवाइज आपने जिसको सजेस्ट किया उनमें से कोई एक बंदे को दे सकते हैं, क्योंकि ये वॉलंटरी वाइंड अप है, इसमें इतना दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो आपने सारी चीजें कर लिया, आपकी अपॉइंट हो गया, फिर लिक्विडेटर आपके पास आ जाते हैं। लिक्विडेटर आके, मैंने पहले बता चुका हूँ, लिक्विडेटर आते ही सबसे पहले आपकी ऑफिस को वो
अपनी कंट्रोल में लेते हैं। आपकी पूरी मैनेजमेंट, पूरी जो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है उनको सीज कर दिया जाता है। वो मतलब उनकी पावर सीज होती है, बेसिकली सीज तो नहीं करते, पावर सीज होता है। और लिक्विडेटर पूरी कंट्रोल अपनी मुट्ठी में लेते हैं कंपनी की। फिर एसेट्स की, जो कंपनी की जो एसेट्स की लिस्ट है, जो लायबिलिटीज की लिस्ट है, जो क्रेडिटर्स की लिस्ट है, सबको मंगवाते हैं। फिर एक एक करके उनको बेचने की कोशिश करते हैं। फिर बेचने के बाद सारी लायबिलिटीज जो होते हैं उनको पे ऑफ करते हैं। पे ऑफ करने के बाद जो भी आपका बचता है वो आपकी शेयर होल्डर्स को वापस करते हैं। कंपनी को वाइंड अप प्रोसेस करने के बाद कंपनी को डिसोल्यूशन के लिए एप्लीकेशन देके खत्म करते हैं। ये एक इन नटसेल थोड़ा सा आपका जो स्टेप्स होते हैं वो वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज हम ये दो चीज ही कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन चुका है इस समय। मैं अब ज्यादा इसको लेंथी नहीं करना चाहता। तो अभी ये दो चीजें हम आज कंप्लीट कर पाए, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट एंड योर टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप। ये दोनों चीजें कवर हो गया। कंट्रीब्यूटर्स के बारे में थोड़ा सा बताया हूँ। जो लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो भी आपकी जो कंट्रीब्यूटर्स का जो मैंने बताया तो बता दूंगा। इसमें आपकी कंट्रीब्यूटर्स जो मैंने बताया कि वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी की एसेट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये दो ही तरह के होते हैं, एक लिस्ट ए कंट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनको हम करंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कहते हैं, और कुछ लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर्स होती हैं। अब लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं? ये कुछ पास्ट मेंबर्स होते हैं जो कंपनी में पहले तो मेंबर थे लेकिन अब छोड़ के जा चुके हैं। तो पहले मेंबर थे अब छोड़ के जा चुके हैं। इनके ना एक छोटा सा क्लॉज है, इसमें लिखा हुआ है, जो लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं इनमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ बता देता हूं कि जिस दिन आपकी कंपनी को लिक्विडेशंस की फाइलिंग हो जाती है, कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए फाइनली ऑर्डर इशू कर दिया जाता है, उस डेट से प्रीवियस 12 मंथ्स जिस डेट से हुआ उस डेट से 12 महीने पहले जितने भी कंट्रीब्यूटर्स, जितने भी आपका मेंबर्स हैं जो कंपनी छोड़ के गए हैं, तो उनको भी आप बुला सकते हो लिक्विडेशंस के लिए। उनको भी आप बुला सकते हो अगर कभी कुछ पेमेंट करना पड़ता है तो। कंपनी अगर मान लीजिए कोई क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना है, क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए पैसा कम पड़ रहा है, आपने एसेट्स बेच दिया, उसके बाद जो भी आपका करंट शेयर होल्डर्स है उन्होंने भी पेमेंट दे दिया, उसके अलावा कुछ पैसे कम पड़ेगा, अभी भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है पूरा, तो उस केस में जो पिछले 12 महीने में छोड़ के गए आज ए मेंबर उनको बुलाया जाएगा और उनकी जो लायबिलिटीज है, कुछ अगर अनकॉल्ड कैपिटल है उनका, तो उन अमाउंट को कॉल किया जाएगा, उनको कॉल करके वहां से पैसा लिया जाएगा, पैसे लेकर के पेमेंट होगी। तो ये जो पुराने जो पास्ट मेंबर्स हैं जो 12 महीने पहले डेट ऑफ आपका जो रिजोल्यूशन, जो आपका जो इशू हुआ, कोर्ट ने जो आपका लिक्विडेशन का ऑर्डर इशू किया, लिक्विडेशन ऑर्डर इशू होने से 1 साल पहले, 12 महीने पहले तक का जो छोड़ के गए, मतलब आज वो आपकी मेंबर नहीं है, छोड़ चुके हैं, लेकिन 12 महीने के अंदर वो मेंबर थे। मतलब 4 महीने पहले कोई मेंबर था वो छोड़ गया, आज नहीं है लेकिन 4 महीने पहले मेंबर था, 8 महीने पहले मेंबर था, 11 महीने पहले मेंबर था, लेकिन 12 से 14 महीने पहले था, वो आपकी परमिट से बाहर चला जाएगा, वो एक्ट में नहीं है, उसको आप नहीं बुला सकते हो अभी पे करने के लिए। लेकिन जो अभी पिछले 12 महीने के अंदर छोड़ के गया है उसको हम बुला सकते हैं। तो इसको हम लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर्स कहते हैं। अब लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर्स में हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। जो नेक्स्ट क्लासेस रहेंगे, अगले 3-4 क्लासेस जो भी बनेगा इसका, जिसमें हम ये ऑर्डर्स ऑफ पेमेंट को देखेंगे, फिर लिक्विडेटर्स के रेम्युनरेशन कैलकुलेशंस करेंगे, लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जो अकाउंट है वो किस तरीके से बनता है, उसका क्या ऑर्डर है, किस तरीके से किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, बाद में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, सारी चीज़ों को हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे, थैंक यू।